हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से इस वीडियो पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.1 से संबंधित जो उदाहरण में दिए गए प्रश्न हैं उनको सरल करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, 1.1 में हमें 3 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है एचसीएफ ज्ञात करना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना, जिसे हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका है। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो है पूर्णांकों के विभाज्यता से संबंधित अनुप्रयोग, जो ये मैंने लिख के रखा। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूर्णांकों के विभाज्यता से संबंधित प्रश्न कहलाते हैं। और तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो परेड से संबंधित क्वेश्चन है, जो हमें प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन थर्ड है। उस फिलहाल यहाँ पे ऐसे प्रश्नों में हमें 3 बातें पूछा जाता है या 3 बातें होती हैं। वो कौन सी होती हैं? कि वो धनात्मक पूर्णांक के रूप में है, कि क्या वो धनात्मक सम पूर्णांक के रूप में है, या क्या वो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। पहले तो पढ़ा था कि पूर्णांक संख्याएं होती क्या हैं। हमने देखा था कि शून्य के दाहिनी ओर की सभी धनात्मक संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। तो और शून्य न धनात्मक है न ऋणात्मक, तो उसे तो हम छोड़ें, तो हमें पूर्णांक भी पता चल गया। और सम का अर्थ होता है ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वो सम कहलाती हैं। और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो विषम पूर्णांक कहलाती हैं। अर्थात धनात्मक सम पूर्णांक कौन होंगे? 1, 2, 3, 4, ये इनफाइनाइट तक। इसी प्रकार से धनात्मक सम पूर्णांक 2, 4, 6, ये भी इनफाइनाइट तक। और धनात्मक विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 7, ये सभी संख्याएं धनात्मक विषम पूर्णांक कहलाती हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था a को हमें b से भाग देना है तो हमें कुछ ना कुछ भागफल मिलेगा और शेष फल भी हमें प्राप्त होगा। तो हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष फल के रूप में उसे लिख सकते हैं। और जो r होता है वो सदैव 0 से बड़ा और बराबर होता है, लेकिन भाजक से अर्थात b से छोटा होता है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रश्न में, ऐसे प्रश्नों में स्टूडेंट्स सदैव हमें a का ही मान निकालना होता है। a के जितने संभव मान होंगे उन्हीं को हमें निकालना होगा। और कितने मान होंगे वो r पर निर्भर करता। r के जितने मान होंगे उतने ही a के मान हमें प्राप्त होंगे। तो चलो, हमें सदैव a का ही मान निकालना है। तो b यहाँ पे आप ले लें 2q + 1, या इसे हम लिख सकते हैं 2q + 0। तो कुछ भी आप कर लीजिए, 2q + 0 या 1 कुछ भी करेंगे। तो या आप इसको तुलना करिए। जब तुलना करेंगे तो आपको b बराबर क्या मिला? 2। बस। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये दिमाग में आपको रखना है, जैसे आपको b का मान मिलता है बहुत आसान हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या? मैं यहां पे लिखता हूं 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए होने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान है कि a बराबर bq + r, जहां r बड़ा और बराबर 0 से और b से छोटा। हमें ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए सदैव सभी प्रश्नों में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इतना हमें लिखना ही पड़ेगा। आप इसे याद कर लें। और अभी अभी हमने यहाँ पे b बराबर 2 प्रश्न से तुलना करके निकाला है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रश्न से स्पष्ट है कि b बराबर 2। तो ये b बराबर 2 आप इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a बराबर 2q + r 0 और यहाँ भी 2।
इसे थोड़ा सा और मैं सरल कर देता हूं कि a बराबर 2q प्लस r, जहां ये r है वो क्या होगा, शून्य। क्यों? क्योंकि r बड़ा है और बराबर है 0 से, तो बराबर है मतलब 0 हो सकता है। यदि यहाँ बराबर का निशान नहीं होता तो 0 भी नहीं होता, लेकिन बराबर है तो ये 0 होगा। और फिर कहता है कि r जो है 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है मतलब 1, बस। अब हमें यहां r के 2 मान मिल गए। जितने r के मान हमें मिलेंगे उतने ही हमें a के मान ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों में सदैव हमें a का ही मान ज्ञात करना होता है। जितने r के मान होंगे उतने ही a के मान हमें प्राप्त होंगे। चलिए इसे मैं समीकरण 1 दे देता हूं। तो समीकरण 1 में r बराबर क्रमशः r बराबर 0 और 1 रखने पर, तो जब r बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि a बराबर 2q प्लस 0 रख दिया। एक बार 0 रख दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 2q। फिर एक बार 1 रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2q प्लस 1। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि a बराबर हमें क्या हो मिला, 2q और 2q प्लस 1। ये 2 मान हमें a के मिल गए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो 2q आया, 2q का एक गुणनखंड 2 है, अर्थात ये 2 से विभाज्य है, 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो कह सकते हैं कि 2q 2 से विभाज्य है, 2q जो है 2 से विभाज्य है, और जो 2 से विभाज्य होता है वह धनात्मक समपूर्णांक कहलाते हैं। तो कह सकते हैं कि 2q धनात्मक समपूर्णांक है। इसी प्रकार आप यहां पे देखिए कि 2q प्लस 1, क्या 2q प्लस 1 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है। इसलिए 2q प्लस 1 धनात्मक विषमपूर्णांक है। अर्थात ये कह सकते हैं कि 2q धनात्मक समपूर्णांक के रूप में होता है या 2q प्लस 1 धनात्मक विषमपूर्णांक के रूप में होता है। अब उदाहरण नंबर 3 को सरल करते हैं। उदाहरण नंबर 3 क्या कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो केवल धनात्मक विषम पूर्णांक अर्थात ये इसके बारे में बात हो रही है। मैंने पिछले भी प्रश्न में आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही हमें सरल करना है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें याद होना चाहिए, और ये सभी प्रश्नों में ये हमें लिखना है। इसलिए मैंने यहाँ पहले से लिख करके रखा था। फिर से आपको मैं बता दूं कि यदि कोई संख्या a है उसको b से डिवाइड करेंगे तो हमें q एक भागफल और शेषफल मिलेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि a बराबर bq प्लस r। तो यहाँ आपको पता है कि r जो होगा 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा। तो यहाँ हमें हर बार a का ही मान ज्ञात करना है r के संभव मानों से। तो
ए का मान हमें फाइंड करना है, तो बी क्यू आप यहाँ देखो, चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, तो यहाँ 4q प्लस 1, तो तुलना करने से अब हमें क्या मिला, इसमें b बराबर 4। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि प्रश्न से, आप लिखें या न लिखें तो भी चलेगा, प्रश्न से b बराबर 4, तो इस b का मान इसमें हम पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा a बराबर 4q प्लस r 0 और ये 4। इसे मैं एक बार और लिख देता हूँ कि a जो होगा वो 4q प्लस r का जो मान होगा वो क्या होगा, r शून्य से बड़ा है और बराबर है इसलिए शून्य भी लूँगा, लेकिन 4 से छोटा है मतलब ये 3 तक जाएगा, 1 2 और 3, r के 4 मान हमें मिले। तो जितने r के मान प्राप्त होंगे उतने ही हमें a के संभव मान मिलेंगे। तो मान लेता हूँ, तो समीकरण 1 में क्रमशः r बराबर 0 1 2 3 रखने पर, समीकरण 1 में क्रमशः r बराबर 0 1 2 3 रखने पर, तो आप देख सकते हैं कि यदि मैं 0 यहाँ रख रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, केवल a बराबर 4q। अब 1 रखूँगा तो r के जगह में 1 हो जाएगा, 2 रखूँगा तो r के जगह में 2 बस हो जाएगा, और 3 रखूँगा तो r के जगह में 3 हो जाएगा। तो हमें a के मान क्या क्या मिल गए, एक तो मिलेगा 4q, दूसरा मिलेगा 4q प्लस 1 और तीसरा मिल जाएगा 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3। a के 4 संभव मान मिले क्योंकि r अर्थात शेषफल यहाँ 0 से 3 तक था। यहाँ पे जो 4q है, तो ये जो 4q है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, जैसे 4q, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2q, तो ये 2 से कट रहा है अर्थात 2 से विभाजित हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 से ये विभाजित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 इसके साथ में ऐड है, 4q प्लस 1 है इसलिए 2 से विभाजित नहीं हो रहा। 4q प्लस 2 की बात करो, 2 मैं कॉमन निकाल लूँगा तो 2q प्लस 1। अब यदि इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये भी कट गया, मतलब 4q और 4q प्लस 2 ये जो दोनों हैं वो 2 से विभाज्य हैं, अर्थात 2 से इनका पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, इसलिए ये 4q और 4q प्लस 2 जो होंगे वो धनात्मक समपूर्णांक के रूप में होंगे। जब ये दोनों धनात्मक समपूर्णांक के रूप में हैं कि जो शेष बचते हैं 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होगा। यहाँ 4q और 4q प्लस 2 संख्या 2 से विभाज्य है, इसलिए 4q और 4q प्लस 2 धनात्मक समपूर्णांक है, धनात्मक समपूर्णांक है। और जब ये दोनों धनात्मक समपूर्णांक है तो ये दो से विभाज्य नहीं है, अतः ये धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे, तथा लिख सकते हैं कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। आप नीचे लिख देंगे अच्छे से, जगह न होने के कारण मैं ऐसा लिख रहा हूँ। 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 4q प्लस 1 और या
4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम अगले क्लास में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 4 और 5 दूसरा, चौथा और 5वां पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।